आज कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा है और इसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर ईदगाह या मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। इस्लाम धर्म के लोग साफ पाक होकर नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ते हैं और उसके बाद कुर्बानी देते हैं। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और इसका धुल हिज इसका अंतिम महीना होता है। इस महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा या बकरीद का त्योहार मनाया जाता है, जो कि रमजान का महीना खत्म होने के 70 दिन के बाद आता है। शांतिपूर्ण त्योहार मनाने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से यहां पर इंतजाम कर लिए गए हैं। आज बकरीद पर विशेष नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद कुर्बानी दी जाएगी। तो बकरीद पर मुसलमानों में कुर्बानी देने का रिवाज है। शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाया जाए और सड़कों पर खासतौर पर नमाज अदा ना की जाए, इसके भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसको लेकर भी निर्देश पहले ही दे दिए गए हैं। सीतापुर में बकरीद को लेकर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है। अधिकारियों ने शहर के पुराने सीतापुर में भारी पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन से लेकर भीड़भाड़ वाले इलाके में भी फ्लैग मार्च निकाला गया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने लोगों को फ्लैग मार्च के दौरान आम जनमानस से बातचीत भी की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। कल बकरीद का त्यौहार है, जिसमें जो उसके शासन को जो गाइडलाइन है उसको हम लोगों ने इसके बारे में सभी लोगों से वार्ता की है। जो धर्मगुरु हैं उनको बुलाकर उनसे वार्ता की गई है। इसमें हम लोगों ने उनको ये बताया कि कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं होनी है, कहीं पर खुले में कुर्बानी नहीं। बीजेपी ने यूपी की कई लोकसभा सीटों पर हार की समीक्षा तेज कर दी है। समीक्षा के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से बनाई गई स्पेशल 40 टीमें जिलों में रवाना हो गई हैं। ये 80 सदस्यीय 40 स्पेशल टीम यूपी की हर लोकसभा सीट की बारीक समीक्षा करेगी और बीजेपी की समीक्षा 2 स्तरों पर की जा रही है। ये टीमें हार और वोट प्रतिशत कम होने के कारण जमीनी कारणों का पता लगा रही है। 24 जून से शुरू हो रहे 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर चर्चा की गई और सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी 24 जून से शुरू होने वाला है। ये सत्र 9 दिन यानी 3 जुलाई तक चलेगा। 26 जून से लोकसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बना सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू स्पीकर पद मांग रही है। विपक्षी खेमा इंडिया गुट भी लोकसभा में मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उसे उम्मीद है कि डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष के किसी सांसद को मिलेगा। अगर विपक्ष के सांसद को डिप्टी स्पीकर पद नहीं मिलता है तो विपक्षी खेमा स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगा। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने की परंपरा रही है। 16वीं लोकसभा में एनडीए में शामिल थम्बी दुरई को पद मिला था। अन्ना द्रमुक के थम्बी दुरई को डिप्टी स्पीकर का पद मिला था। 17वीं लोकसभा में किसी को डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद काफी अहम होता है। डिप्टी स्पीकर का पद सदन में ताकत का प्रतीक, सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष की ताकत का प्रतीक। लोकसभा के कामकाज पर स्पीकर का कंट्रोल। संविधान में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर का पद, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के चुनाव का भी प्रावधान। स्पीकर की गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का रोल अहम।
24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। 26 जून को लोकसभा अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करेगी। माना जा रहा है कि स्पीकर के चुनाव में विपक्ष भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली हैं। सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इसे लेकर अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जहां पूरी उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम का मुद्दा उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 जून को न सही 16 जून को ही सही विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम का मुद्दा उठा दिया है। राहुल गांधी ने ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता दिया, जिससे सियासी बवाल शुरू हो गया। अमेरिका में ईवीएम के खिलाफ इलॉन मस्क के ट्वीट पर नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की इजाजत नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही है। राहुल गांधी ने मुंबई में एक प्रत्याशी के समर्थकों की तरफ से की गई गड़बड़ी से जुड़ी खबर शेयर करते हुए लिखा, जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि राहुल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा। भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उसकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। जब संस्थानों में जवाबदेही की कमी हो जाती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है। हालांकि मुंबई में ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक करने की रिपोर्ट पर चुनाव आयोग कह चुका है कि ईवीएम का मोबाइल से कोई कनेक्शन नहीं है और ईवीएम की काउंटिंग के लिए किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ती। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज जब विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है और दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे की वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद से हड़कंप मचा है। मस्क ने दावा किया था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसे अमेरिकी चुनावों से हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क ने अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया है। मस्क ने ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की एक पोस्ट को रिट्वीट करके कही। अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने। ईवीएम पर राहुल गांधी और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर एलन मस्क के दावों को गलत बताया। राजीव चंद्रशेखर ने लिखा कि एलन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य जगह पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है। राजीव चंद्रशेखर का साफ कहना है कि ईवीएम के लिए भारत में सबसे दुरुस्त व्यवस्था है। अब देखना है कि ईवीएम पर शुरू हुआ ये नया विवाद कहां तक जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऋषिकेश पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एम्स में अपनी मां से मुलाकात की और अपनी मां का हालचाल जाना। मां से मिलने के दौरान सीएम योगी काफी भावुक नजर आए और
सीएम योगी की मां का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब सीएम योगी अपनी मां से मुलाकात करने पहुंचे। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उनकी मां के साथ। दरअसल ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज चल रहा है और सीएम योगी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्रप्रयाग हादसे में घायल लोगों से भी मुलाकात करने अस्पताल पहुंचे और ऋषिकेश एम्स में पहुंचकर हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। दरअसल रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में ट्रैवलर गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे जिनका एम्स में इलाज चल रहा है। तो घायलों का हालचाल जानने के लिए ऋषिकेश एम्स में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। और ये दो तस्वीरें देखिए, क्योंकि ऋषिकेश एम्स में ही उनकी मां भी भर्ती थी, उनका भी इलाज चल रहा था, तो अपनी मां से भी पहले उन्होंने मुलाकात की, बाकी जो घायल हैं उनका भी हालचाल जाना। तो अपनी दोनों फर्ज यहां पर निभाते हुए दिखाई दिए, एक बेटे का फर्ज और एक मुख्यमंत्री होने का फर्ज भी उन्होंने अपना निभाया है। दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब आगे बढ़ते हैं। मेरठ में बदमाशों ने घर में घुसकर रिटायर्ड इंजीनियर की बेटी की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला को भी धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस को जांच में लूट के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं पुलिस मर्डर मिस्ट्री के खुलासे के लिए सबूत जुटाने में लगी हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एक लड़की है, उसकी हत्या कर दी गई है, मृत्यु हो चुकी है उसकी। और वहाँ पे एक और लेडी है जो करीब 65 वर्ष की है, वो वहाँ पे पड़ी हुई है। तो सूचना मिलती पुलिस द्वारा मौके पे पहुँचा गया। प्रथम दृष्टया ये आपस में मारपीट का मामला नजर आ रहा है। जो महिला है उसको अभी हॉस्पिटल रेफर किया गया LLRM हॉस्पिटल, और जो FSA टीम द्वारा बुला के जो कानपुर में जमीनी विवाद में कई राउंड फायरिंग और बदलाव किया गया है, जहां पर पथराव की भी स्थिति देखने को मिली। इसके बाद पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि पहले भी नहीं दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका है। ये पूरा मामला सचंडी थाना क्षेत्र के सचंडी कस्बे का बताया गया। अरे यहाँ पर जब मौके पर जो आया हुआ हूँ तो यहाँ पर जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि एक उषा सिंह का मकान है जो अपना मकान बनवा रही थी और उसमें एक पिलर उस पर बनवाना था, नया तोड़ करके बनवा रही थी। तो बगल में ही एक इनकी सुनील तिवारी की भी ज़मीन है और जिस पर कि वो कह रहे हैं कि मेरी है, जिस पर इनका कोर्ट में विवाद भी चल रहा है काफ़ी समय से वहाँ से। और उसी को बनवाने के लेकर इनको द्वारा जब विरोध किया गया तो फिर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के लोगों को बुलाया गया। यहाँ पर मारपीट की ये सूचना हुई है। जो फायरिंग की बात है, अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं फायरिंग किए जाने के, लेकिन अभी तक जांच में अन्य जन सामान्य के द्वारा कुछ नहीं हुई है।